दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है खरोंच भाग दो। दोस्तों, इस कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए मेरा YouTube चैनल में जाकर आप इसका पिछला भाग खरोंच देख सकते हैं। तभी आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आएगी। अब आगे कहानी शुरू करता हूँ। सब कुछ भूलकर तिरंगा के हत्यारों को मौत देने का जुनून सवार हो गया उसके सिर, और वो ऐसा कर भी देता। अब रुक जाओ परमाणु, मेरी मौत का बदला लेने के लिए इनके खून से अपने हाथ मत रंगो, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। तिरंगा, तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ हुआ नहीं। कैसे? बताऊंगा दोस्त। पहले इन्हें अपने घातक परमाणु छल्लों से मुक्त करो, और करो मेरे साथ मिलकर इनकी धुनाई। असमझ में फंसा परमाणु भी तिरंगा के साथ शुरू हो गया। अब कहाँ ठहरते हत्यारे उन जाबाजों के सामने। भाग खड़े हुए सभी, लेकिन सिर्फ 2 ही कदम भाग पाए थे कि चीख कर जमीन पर गिरते चले गए। ओह, हमें इनका भी पीछा करने का मौका नहीं मिला। और मुश्किल यह है कि हम इन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनको तड़पा तड़पा कर मार डालती है। उनकी हालत देखकर जहाँ परमाणु और तिरंगा हैरान थे, वहीं खून उतर आया था पास ही खड़ी वैन में मौजूद इस शख्स की आंखों में। परमाणु और तिरंगा की वजह से सारा प्लान चौपट तो हुआ ही, साथ ही मेरी हत्यारी पलटन के कई जाबाज सिपाही भी मारे गए। उन दोनों को अब जीने का कोई हक नहीं। परमाणु और तिरंगा को मरना होगा अब मर्डर स्पेशलिस्ट कैप्टन किलर के हाथों। उफ, बचो। कैप्टन किलर जिसे मौत देने की सोच ले, वह कुछ देर मौत को तो मात दे सकता है, लेकिन अंत उसे मौत का निवाला बनना ही होता है। और ठीक यही तुम्हारे साथ होगा। मौत बनकर चाहे सारा जमाना आए, बाल भी बांका ना हो सके जो खुदा ना चाहे। उफ, मैं तो समझ रहा था कि मेरी ढाल के वार से इसके सिर पर मौजूद हथियार कट जाएगा। तिरंगा के साथ ही परमाणु का प्रयास भी असफल हुआ। ओह, परमाणु छल्लों को अपने तक पहुंचने से पहले ही उसने खत्म कर दिया। सावधान परमाणु, इसके सामने पड़ना हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सही कहा तिरंगा ने, और इसी के साथ मुझे जूझ गया मैं इससे निपटने का उपाय। लेकिन उसके लिए मुझे अपनी बेल्ट का यह बटन दबाना, यहाँ से ट्रांसमिट होकर उसके पीछे पहुँचना होगा और दबोचना होगा इसे अपने बाहुपाश में। बाकी का काम मैं कर देता हूँ, जैसे अपनी ढाल से इसकी मौत उगलते हथियार की बेल्ट को काटना, और फिर उसे जिसके सिर से उतार कर डंटीबिन फेंकने के बाद इसके ऐसा घूंसा रसीद करना कि दाढ़ी नानी के साथ इसकी जुबान पर इसके बॉस का भी नाम पता आ जाए। मुझसे जो चाहते हो उसमें हरगिज सफल नहीं हो पाओगे तुम। इधर परमाणु और तिरंगा एक दूसरे से उलझकर गिरे। उधर मौका पाकर भाग खड़ा हुआ कैप्टन किलर, ये भी भाग खड़ा हुआ। लेकिन हमें इसके पीछे भागने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि औरों की तरह ये भी। और इस बात दोनों को ही ये विश्वास था कि भागने वाले को पीछा किए जाने का आभास नहीं हुआ है। इस बार तो वे शर्ती उसके अड्डे तक पहुंच जाएंगे। किंतु तभी तड़पा कैप्टन किलर और सड़क पर जा गिरा। बुरी तरह तड़प तड़प कर मरा। औरों को बेदर्दी से मार देने वाला मर्डर स्पेशलिस्ट। खरोंच आर्मी के सदस्यों को जैसे ही हम पीछा करते हैं, उनके बॉस को इसका पता चल जाता है, और वह किसी तरह यंत्र की सहायता से अपने साथियों को तड़पा तड़पा कर मार डालता है। लेकिन उस बॉस को ये पता कैसे चलता है कि हम उसके आदमी का पीछा कर रहे हैं? महत्वपूर्ण सवाल यही है, लेकिन हमारी व्यवस्था है कि हम इसका जवाब नहीं ढूंढ सकते। अरे, पिछली बार जिस तिल जैसे काले धब्बे को मैंने तुम्हारे चेहरे की दाईं तरफ देखा था, आज बाईं तरफ कैसे पहुंच गया? तिल? मेरे तो कोई तिल नहीं है।
तो फिर ये क्या है? ओह माय गॉड, ये तो माइक्रोफोन कैमरा है, अत्याधुनिक, एकदम तिल के आकार का। और ठीक ऐसा ही कैमरा तुम्हारे कंधे के पास तुम्हारे लिबास पर भी चिपका हुआ है। ओह, अभी कुछ देर पहले तुमने जो सवाल किया था उसका जवाब मिल गया। परमाणु इन मिनी कैमरों की बदौलत ही खरोंच आर्मी का बॉस अपने साथियों पर नज़र रखे हुए है, और जैसे ही हम उनका पीछा शुरू करते हैं, हमारे शरीर पर लगे कैमरे के जरिए उसे अपने आदमी दिखने लगते हैं। बस यह समझ जाता है कि पीछा शुरू हो गया है, और ऐसा समझते ही वह किसी तरह उन्हें मार डालता है, और ये कैमरे उनके साथियों द्वारा ही हम तक पहुंचते हैं। वे लड़ते लड़ते इन्हें हमारे शरीर से ऐसे सफाई से चिपका देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। तभी परमाणु के हैत में डूबा स्वर गूंजा, उफ, इस तरह तो वह हमारे असली जीवन तक भी पहुंच गया होगा। नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि हम अपना काम होते ही अपनी हीरो वाली पोशाक पर अपने रोजाना के कपड़े पहन लेते हैं, और उसके नीचे ये कैमरा बेकार हो जाता होगा। इसी बात से लगता है कि खरोंच आर्मी का बॉस कितने आला दर्जे की बुद्धि का मालिक है। अपने तक पहुंचने के सभी रास्ते उसने बंद कर दिए हैं। सभी नहीं, अभी एक रास्ता खुला है। कौन सा? जल्दी ही बताऊंगा। वहां से रवाना हुआ तिरंगा कुछ ही देर बाद शहर के इस बंगले में नजर आ रहा था। इसी बंगले में कहीं मिलेंगे मुझे वे सबूत जिसकी मुझे ज़रूरत है, लेकिन क्या मैं उन्हें ढूंढने में सफल होऊंगा? बाहर से किसी के कदमों की आहट कोई इसी कमरे की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल मेरी नज़र में पड़ना ठीक नहीं, इसलिए मुझे टॉयलेट में घुस जाना चाहिए। वाह, इतना धांसू टॉयलेट बना रखा है, एकदम ऐसा जैसे कि राजा महाराजा टॉयलेट हो। हर चीज़ इम्पोर्टेंट, चारों तरफ लगी शीशे से चमकती टाइलें, कीमती वॉश बेसिन और इस सिंहासन नुमा शानदार कम्बोर्ड। लेकिन मार्बल के टाट के पेबंद की तरह कंडों में ये पतला लाइलॉन का धागा क्यों बांधा हुआ है? जिज्ञासा बस तिरंगा ने वह नायलॉन का धागा खींच लिया। इसी के साथ, अरे, इस धागे के खींचने के साथ ही कम्बोर्ड में से एक पॉलीथीन की थैली भी खिंच आई। इसका मतलब इस थैली को खास तौर पर धागे से बांधकर कम्बोर्ड में डाला गया था, और ऐसा कोई तब ही करेगा जब उसे कोई अपना अत्यंत गोपनीय चीज छिपानी हो। इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा। इसे धागे के पास खोलकर देखता हूँ। पॉलीथीन की थैली को धोकर तिरंगा ने उसे खोला, और जो चीज़ सामने बरामद हुई उसे देखकर अचंभित रह गया। सिर्फ इस फोटो को छिपाने के लिए इतने सुरक्षित स्थान का इस्तेमाल किया गया था, जबकि इस फोटो की एक कॉपी को मैं ब्रज बिहारी के घर पर भी देख चुका हूँ। नहीं, ये फोटो वो फोटो नहीं है। हालांकि इसमें दिख रहे लोगों के शरीर, प्रत्येक का अंग एकदम एक्शन उस फोटो जैसा है, लेकिन जहाँ उसमें दाऊद इब्राहिम जी के पीसी ब्रज बिहारी और बब्बन यादव थे, वही इसमें मौजूद हैं। जीपी सिंह, अवैध हथियारों का विक्रेता अदनान खामोशी, दाऊद इब्राहिम और अमेरिका माफिया डॉन मास्तोजी। लेकिन इसके एक्शन उन जैसे क्यों हैं? आया समझ में। जो फोटो मैंने पहले देखा था वह इस फोटो की वह कॉपी थी जिसमें ट्रैक फोटोग्राफी करके अदनान खामोशी और मास्त्रोनी के चेहरे की जगह ब्रज बिहारी और बब्बन यादव के चेहरे लगाए गए थे। दाऊद और जेपी सिंह के चेहरे इसलिए पहले जैसे ही छोड़ दिए गए, लेकिन देखने वाले समझें कि दाऊद से संबंध के चक्कर में उन तीनों नेताओं की हत्या हो रही है, जबकि असलियत में उनकी हत्या करने वाला है लेबर पार्टी का मुख्य नेता जीपी सिंह। इसी के साथ किसी ने तिरंगा की कनपटी पर पिस्तौल लगा दी। ठीक पहचाना तूने तिरंगा? ये मैं ही हूँ ना। हिलना नहीं, वरना मेरा सुंदर टॉयलेट तुम्हारे खून से गंदा हो जाएगा। तू एकदम ठीक समझा कि सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया हूँ।
विश्व के हर बड़े अपराधी के साथ मेरे घनिष्ठ संबंध है। ब्रज बिहारी और बब्बन यादव भी मेरे ही कुत्ते थे, लेकिन ज़्यादा ही भौंकने लगे थे वे। इसलिए मैंने इन दोनों को अपने रास्ते से हटाने के लिए खरोंच आर्मी की मदद ली। इससे मुझे डबल फ़ायदा होने जा रहा था। मुझे ब्लैकमेल करने वाले दोनों कुत्ते भी ख़त्म हो रहे थे और चुनावों में मुझे सांत्वना लहर भी मिल रही थी। कोई मुझ पर शक ना करे, इसलिए मैंने अपने पर झूठा हमला करवाया और उसी झूठे हमले की वजह से हम तुझ तक आ पहुँचे। कुर्सी पर बैठने का बहुत शौक है तुझे, लेकिन पाप के पाँव पर खड़ी कुर्सी इस तरह नीचे से निकल जाती है। लेकिन नीचे से कुर्सी निकल जाने के बाद भी तेरे जैसे आदमी कभी कभी हवा में बैठा ही रह जाता है। इस तरह, ओह सॉरी, इस तरह नहीं, इस तरह मुझे सीधा करके नीचे उतारो। मुझे वर्टिगो की बीमारी है। इस हालत में मैं मर जाऊंगा। तुझ जैसे देश के दुश्मनों की जान इतनी आसानी से नहीं निकलने वाली। वर्टिगो एक ऐसी बीमारी होती है जिसके मरीज जमीन से कुछ ही फुट की ऊंचाई से भी घबराता है। लेकिन फिर भी अगर तुम हमें खरोंच आर्मी के हेडक्वार्टर का पता बता दो तो मैं परमाणु से रिक्वेस्ट करके तुम्हें सीधा करवा सकता हूँ। मुझे जो मालूम है मैं सब तुम्हें बता दूंगा, लेकिन मुझे सीधा। तुम उल्टा रहकर भी अच्छा बोल लेते हो, इसलिए बोलो, वरना जब तक जिंदा हो यूं ही लटके रहोगे। झूठ, लगता है तुम यूं ही लटके रहना चाहते हो। मैं खरोंच आर्मी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि मेरी उनसे फ़ोन पर ही डीलिंग होती है। उनका फ़ोन नंबर पता नहीं, क्योंकि हर बार फ़ोन उधर से ही होता है। नहीं, विश्वास करो, मेरा एक शब्द सच है। तभी पुलिस सायरन। पुलिस को किसने बुलाया? मैंने। ये हमारा नहीं, कानून का अपराधी है। आओ हम चलें। तुम यहाँ कैसे आ पहुँचे? तुम्हारा पीछा करके। लेकिन अब तुम बताओ कि तुम्हें जेपी सिंह पर शक कैसे हुआ? नेता जेपी सिंह पर हमला करने वाले हमलावरों के हथियारों में नकली गोलियां भरी हुई थीं। नकली गोलियां? क्या मतलब? मेरा लाश बनकर गिरना फिर जिंदा हो जाना कोई चमत्कार नहीं था। मुझसे टकराने वाली गोलियां नकली थी, जिसके धक्के से मैं कुछ पलों के लिए नीचे गिर गया था और सभी ने समझा कि मैं मर गया। इसी बात ने मुझे जेपी सिंह के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। कुछ ही देर बाद दिल्ली में स्थित विश्वविख्यात लोटस टेम्पल के पास मौजूद थे दिल्ली के दोनों रखवाले। नेता जेपी सिंह भी हमें खरोंच आर्मी के हेडक्वार्टर व उनके बारे में कुछ भी नहीं बता पाया, जबकि मैं उसे अंधेरे में एक किरण के समान समझ रहा था। अंधेरे में किरण? लगता है तुम्हारे शब्दों ने मुझे खरोंच आर्मी का पता बता दिया है। क्या मतलब? मेरे साथ चलो, मतलब अपने आप समझ जाओगे जल्दी। उस इमारत को देखकर बताओ तिरंगा की, उसमें तुम्हें कोई खास बात नज़र आती है? कुछ खास नहीं। इमारत की दीवार पर रंग बिरंगी टाइलों से बने एक डिजाइन के सिवा, जैसे शायद आकाश में चमकती बिजली। नहीं, खरोंच के निशान का आभास होता है। बिल्कुल ठीक सोचा तुमने। यही हो सकता है खरोंच आर्मी का हेडक्वार्टर। मान गए परमाणु ऊंचे उड़ने से कोई ऊंचाई चीज हो। मान गए परमाणु ऊंचे उड़ते हो और वाकई ऊंची चीज हो। परमाणु तिरंगा, ये दोनों यहाँ कैसे आ पहुँचे? लेकिन यहाँ आकर इन्होंने अपनी मौत को दावत दी है, क्योंकि ये नहीं जानते कि जनरल खरोंच को अपने दुश्मनों को घेर कर मारने में ही मज़ा आता है। पलटन नंबर 23 अटैक। देश की रक्षा के लिए निकलते हैं जो जान हाथ पर रखकर हथेली पर। कहाँ लिखा होता है उनका नाम? गद्दारों की गोली पर। लिखा भी होगा तो क्या होगा? होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। वाह परमाणु भाई, क्या शेर मारा है। ये सब तुम्हारी संगत का कमाल है तिरंगा प्यारे। तो इसी के साथ हमने चित कर दिए अपने दुश्मन सारे।
इसी के साथ जनरल खरोंच को अपनी विचारधारा बदल देनी पड़ी। इस तरह मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। अब मुझे अपने सबसे बड़े हथियार इस्तेमाल करना ही होगा, परमाणु और तिरंगा का विरुद्ध। बिजली की तरह चलते परमाणु और तिरंगा के हाथों को रोक दिया उसने आ लिपटी मजबूत बेलों ने, जो उनके हाथों से निकली थी, जिसे परमाणु बहुत अच्छी तरह जानता था। वृक्षा, तुम जो तबाही मचा रहे हो उसे रोकने मुझे ही आना पड़ा। ओह, तो तुम खरोंच आर्मी के संरक्षक हो, उन्हें किसी भी खतरे से बचाने वाले सबसे बड़े हथियार। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम अब कभी अपराध के रास्ते पर नहीं चलोगे, फिर क्यों? तुम्हारे क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है परमाणु, लेकिन मेरे पास है, और वह यह कि पाप की दौलत को अपना ईमान समझने वाला व्यक्ति किसी भी गलत रास्ते पर चल सकता है। तिरंगा का कहना सही है वृक्षा, तुम जैसे 7 जन्म तक भी नहीं सुधर सकते। मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ, यह मैं तुम्हें समझाना तो चाहता हूँ परमाणु, लेकिन इसके लिए समय नहीं है, क्योंकि ना तो मुझे वार करने से फुर्सत है और ना तुम्हें बचने से। जनरल खरोंच का आदेश है कि मुझे तुम्हें मात देनी है, हर हाल में, चाहे इसके लिए मुझे अपनी वृक्षा शक्ति का एक एक कतरा ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े। उफ, बेलों के उस ढेर ने न सिर्फ परमाणु और तिरंगा को बेबस किया, बल्कि अपना कसाब बढ़ाकर उनकी नसों में बहते खून के बहाव को रोककर उन्हें बेहोश भी कर दिया। लेकिन सिर्फ इन्हें बेहोश करने से काम नहीं चलने वाला वृक्षा, मैं चाहता हूँ इन्हें यमराज के पास भी तुम ही पहुँचाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें ऐसा करना ही होगा, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। जनरल खरोंच की वह धमकी काम कर गई। तन गए वृक्षा के हाथों बेहोश परमाणु और तिरंगा को मौत देने के लिए। अब बस वृक्षा के हाथ से विषैले फल छूटने भर की देरी थी, और इतनी देर थी कि परमाणु तिरंगा की बेहोशी को मौत की नींद में बदलने में। लेकिन वृक्षा के हाथों से छूटे विषैले फलों के निशाने पर से सिद्ध कर रहे थे कि उसने अपना इरादा ऐन मौके पर बदल दिया। वृक्षा, जनरल खरोंच की चीख पर, तुम जो चाहे कर सकते हो खरोंच, लेकिन मैं परमाणु और तिरंगा जैसे देश प्रेमियों के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। तुम मेरी आर्मी के सबसे बड़े हत्यारे हो, इसलिए मुझे तुम्हारी ये अदा भी पसंद है। रही इन दोनों की बात, तो मैं इन्हें अपने हाथों से अपने तरीके से मारूंगा, तड़पा तड़पा कर। लगभग एक साथ वापस लौटे परमाणु और तिरंगा के होश। ओह, जनरल खरोंच ने हमें कैद कर लिया है। खरोंच के हेडक्वार्टर में प्रोफेसर की डिफेंसिव काम नहीं कर रही, वरना मेरी हालत देखकर वह जरूर मुझे ट्रांसमिट कर लेते। ओह, बंधन इतने मजबूत हैं कि मैं टस से मस नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे हेडक्वार्टर में चूहे की तरह कैद हैं। दोनों सच्चे देशभक्तों का जनरल खरोंच स्वागत करता है, लेकिन कुछ देर बाद तुम्हारा स्वागत करेगी मौत। वैसे तुम दोनों को मौत देने में मुझे ज़्यादा मज़ा इसलिए आएगा कि तुम अपने देश के सबसे रखवाले समझते हैं। तुम्हें अपने आप को देश का रखवाला कहने वाला हर शख्स मेरा दुश्मन है, क्योंकि मेरे चेहरे पर तुमने जो लंबी खरोंच का निशान देख रहे हो, यह उन्हीं की देन है। मैं खुद तुम्हारी तरह देश का रखवाला बनना चाहता था। बचपन से ही मुझे फौजी युद्धों के बारे में सुनकर पढ़ना अच्छा लगता था, तभी से मैं फौजी बनना और देश के लिए लड़ने के सपने देखता था। जमीन के दहलीज पर कदम रखते ही मेरा वह सपना पूरा हो गया। उन दिनों भारत का पड़ोसी देश से युद्ध चल रहा था जब मैं फौज में भर्ती हुआ। धरा का धरा रह गया, क्योंकि अफसरों की वजह से मुझे सफाई करने और जवानों की लाशों को ढोने का काम करना पड़ा। फौजी बनकर सरहद पर पहुंचकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने का मेरा अरमान, मैंने उसका विरोध किया तो मुझे मारने की कोशिश की गई। अपनी कुर्सी से मैंने अपनी ज़िंदगी बचा ली, लेकिन
अपने चेहरे को नहीं बचा पाया। संगीन के बार में जिस तरह में पड़ गई थी एक गहरी सी ना मिटने वाली खरोंच, और वह खरोंच मेरे चेहरे पर ही नहीं मेरे दिल पर भी लगी। मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ और फिर मैंने बना ली अपनी आर्मी, जिसका जनरल हूँ मैं। जनरल खरोंच तुम जैसे का दुश्मन, और मैंने इंतजाम किया तुम दोनों को तड़पा तड़पा कर मारने का। उस बिल्लीनुमा यंत्र से जो तुम दोनों की छाती पर लगा हुआ है, जिसके चालू होते ही तुम तड़प उठोगे। जैसे ही खरोंच ने एक बटन दबाया, दोनों तड़प उठे और चीखने लगे। तड़पो तड़पो, खूब तड़पो, तब तक तड़पो जब तक यमराज तुम्हें अपने पास न बुला लें। उफ, कितना मजबूर हूँ मैं, चाहकर भी परमाणु और तिरंगा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब कुछ ही पलों में मौत परमाणु और तिरंगा का मुकद्दर बन जाएगी। और ये क्या हुआ, अचानक वे दोनों सामान क्यों नजर आने लगे और उनका वातावरण सर्द क्यों हो गया है। बर्फ के भारी टुकड़े, इसका मतलब आप पहुंची है मैडम कोल्ड। होश में आते ही तुम्हारे बनाए कैद खाने की सलाखों को अपनी ठंडी आग से पिघलाकर मैं यहाँ आ पहुंची। खत्म कर डालो इसे। अब तक अपनी शैली की वजह से मजबूर वृक्षा अब तुम पर कहर बनकर टूटेगा। शैली मैडम कोल्ड है। मैडम कोल्ड को छू जाए ऐसी गोली अभी दुनिया की किसी फैक्ट्री में नहीं बनी। वैसे भी हमारी जान बचाने वाले की आँच भी आए ये हमें मंजूर नहीं। तिरंगा और परमाणु अब कहाँ पीछे रहने वाले थे। अब उन चारों के आगे कहाँ टिक पाती खरोंच आर्मी और जनरल खरोंच को बेहोश करने के बाद मैडम कोल्ड और वृक्षा की तरफ पलटा परमाणु। तुम दोनों ने हमारी सहायता की, इसके लिए हम तुम्हारे आभारी हैं, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार मैं तुम दोनों को भागने नहीं दूंगा। अब हमें भागने की ज़रूरत भी नहीं है। हम स्वयं कानून के हवाले करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि अब हमने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया है। जिस लड़की के एक्सीडेंट की वजह से तुम दोनों खरोंच गैंग के पीछे लगे, वह लड़की मेरी छोटी बहन थी। उसकी हालत देखकर मेरा खून उबाले मारने लगा। मैं मैडम कोल्ड बनकर उन ड्राइवर को सजा देना चाहती थी, लेकिन उससे तुम लड़ रहे थे। अचानक मैंने ड्राइवर के साथी को एक तरफ झाड़ियों में भागकर छिपते देखा, तो मैं तेजी से उधर ही लपकी और यह देखकर हैरान रह गई कि वह और कोई नहीं, सुदेश था, मेरा प्रेमी। वह सुदेश जिसे हालात ने वृक्षा बना दिया। सुदेश आतंकवादियों का साथी उनके साथ मिला हुआ है। उफ, अपनी आंखों से वह सब देखकर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। तब सच्चाई जानने के लिए मैं सुदेश के पीछे चल दी। मैं पूरी तरह सुदेश के ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए सुदेश के पीछे खरोंच आर्मी के हेडक्वार्टर में प्रवेश करते हुए मैं अतिरिक्त सावधानी नहीं बरत सकी। फलस्वरूप उस बार ने मेरी चेतना छीन ली। अब जाकर मेरी बेहोशी टूटी थी। फिर खुद आज़ाद होकर मैं तुम्हारी मदद को आ पहुंची। मेरी बेहोशी के बीच क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। मुझे पता है, दरअसल जनरल खरोंच मेरा भाई है। मेरी नज़र में वह एक बिजनेसमैन था जो घरों दफ्तरों की सुरक्षा के लिए आधुनिक डिवाइस बनाने और बेचने का बिजनेस करता था, और उसके आग्रह पर वे सभी डिवाइस मैं बनाया करता था। लेकिन इस लड़की के एक्सीडेंट ने मेरे पूछने पर उसने सब कुछ बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया। तुमने मेरे और देश के साथ धोखा किया है खरोंच। मैं तुम्हें इसकी सज़ा देकर ही रहूँगा। दे देना, जितनी चाहे सज़ा दे लेना, लेकिन पहले इधर तो देख लीजिए भाई साहब। शैली, मेरी होने वाली भाभी मर जाएगी बेचारी अगर तुमने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया तो। शैली के लिए, उसके साथ काम करने के लिए ही नहीं, तुमसे लड़ने और तुम्हें मौत के मुंह में पहुंचाने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। और इस बात का मुझे सख्त अफसोस है। अफसोस की कोई बात नहीं वृक्षा, तुमने जो किया वह सही था। आओ आओ हम चलें।
जनरल खरोंच को भी अपने साथ ले चलो। अरे अभी तो यहीं बेहोश पड़ा था, जनरल खरोंच कहाँ चला गया? ओह, हमारी बातों का फायदा उठाकर वह किसी तरह यहाँ से भाग निकलने में सफल हो गया। और फिर सैली उर्फ मैडम कोल्ड और प्रोफेसर सुदेश सेरा उर्फ वृक्षा को जेल पहुंचाने के बाद परमाणु मैडम कोल्ड की बहन की परवरिश का जिम्मा लेकर तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम्हें अपराधियों से नहीं, अपराध से नफरत है। हाँ, और इस अपराध को ख़त्म करने के लिए हमें एक सच्चे प्रहरी की तरह सदा जुटे रहना है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो ऐसी और कहानियों के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर एक नई कहानी के साथ मैं मिलूँगा आपको।